नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे और एक्सरसाइज 3.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट और बच गए हैं जो आज हम ओवर कर लेंगे। तो आज हमारे एक्सरसाइज 3.4 के सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.4 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमको डिस्कस करना है और मैंने इससे पहले आपको ऑपरेशन सिखाए थे 3 रोज के और 3 कॉलम के। तो आई होप कि वो ऑपरेशन आपके सारे क्लियर होंगे। ओके, सो कंसेप्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में कुछ बातें आपको बतानी है। तो ये है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला था जब आपको बेसिक्स पढ़ाए थे मैट्रिक्स के कि ऑर्डर एम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एम लिख दिया मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब उसका ऑर्डर से रो और कॉलम से मतलब एम क्रॉस एम ऑर्डर है ना। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम, ये और भी दो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर एम है। मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 की है तो बी भी 2 क्रॉस 2 की, अगर ये 3 क्रॉस 3 तो बी भी 3 क्रॉस 3 है ना। तो यहाँ तक लिखा सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अभी इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा कि अगर आप ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आपको आई मिल रहा है और बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आई मिल रहा है, तब उसमें से एक उसका इन्वर्स होगा। सो देखो then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. In this case A is said to be invertible. Okay, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे आप बेटा पहले AB फाइंड करो। क्या फाइंड करो? AB। तो AB क्या आ जाएगा 2 3 1 2 और B आ जाएगा 2 -3 -1 2 है ना। तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके AB बताओ कितना आएगा है ना। तो पहले तो चेक करोगे कि पॉसिबल है कि नहीं, तो ये तो पॉसिबल होगा है ना। और यहाँ आएगा 2 + 2 आएगा। इसका इसमें करोगे तो 2 × 2 4 प्लस 3 × -1 तो -3 आ जाएगा। 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6 आ जाएगा। 1 × 2 2 आ जाएगा। 2 × -1 -2 आ जाएगा। 1 × -3 -3 आ जाएगा और 2 × 2 4 आ जाएगा। तो बेटा ए बी क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा 1 0 0 1। मतलब क्या आ गया? ए बी क्या आ गया? आई आ गया है ना। मतलब आपको जो ए बी मिला वो आपको आई मिला। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि बेटा अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर आप उस मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने कि बेटा अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो बेटा अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ इसी टाइप से हो रहा है। यहाँ कुछ इसी टाइप से हो रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है उसमें एक अनदर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। मतलब बी यहाँ पे क्या हुआ? इन्वर्स हुआ। किसका हुआ? ए का। क्या हुआ? इन्वर्स हुआ। किसका हुआ? ए का। तो यहाँ लिखा है then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. ओके, तो हम इसको हमारा जो आंसर आएगा कि B इन्वर्स हो गया A का, तो क्या आ जाएगा? मतलब B इन्वर्स हो गया A का मतलब A इन्वर्स क्या आ जाएगा? B मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब 2 -3 -1 2 ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि सर मुझे ए बी आई मिला है ना, और आपको पता है कि ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स आई है, मतलब ये बी इसका इनवर्स है ए का है ना। मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है और बी मैट्रिक्स आपको पता है वो यहाँ रख दोगे है ना। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ से आप लिखोगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये तो मैंने आपको बताया कि बी इनवर्स ए इज द इनवर्स ऑफ ए, तो इसको लिखोगे ए इनवर्स इज इक्वल टू। कितना क्लियर हो गया? अब इसका अपोजिट भी होता है। आप अगर बी ए भी निकालोगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो आप अगर बी ए निकाल के देखो तो 2 -3 -1 2 और 2 3 1 2। तो आप यहाँ पे बी ए फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 4 -3 × 1 -3 2 × 3 6 -3 × 6 2 6 आ जाएगा। -1 × 2 -2 2 × 1 2 -1 × 3 -3 2 × 2 4। तो यहाँ से बी ए कितना आ गया बेटा? 1 0 0 1। तो बी ए भी आपको आई मिल गया, तो बी ए आई मिल गया। अब बेटा मेरे को फिर से मैंने आपको बोला कि अगर बी में अगर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई मिलेगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? इनवर्स हो गया। किसका हो गया? बी का इनवर्स हो गया है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्या हो गया? इनवर्स हो गया। किसका हो गया? बी का हो गया ना। तो बी क्या आ जाएगा?
बी इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, है ना। बी इनवर्स हो गया किसका, हो गया ए का। तो ये और आप यहाँ से ए मैट्रिक्स रख दो। अब मैंने बोला बेटा आपको ये बोला कि ए में अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आई मिलेगा। तो ये ट्रू है ना। तो अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ आई है तो आपका ये सही हो गया। बेटा ये भी ट्रू होता है कि अगर हम ए इनवर्स इंटू ए करें तो भी आई ही होता है, तो भी आई ही होता है। ओके, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे कि ए इज इनवर्स ऑफ बी और उसको लिखेंगे कि बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो ये जो थोड़ा बेसिक्स था मैंने आपको वो सिखाया। मैंने ये बोला है कि अगर आपको कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए सेम ऑर्डर की, तो उनका मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्टिबल होती है। मतलब ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा। ओके, क्या बोला कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है, उनका मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्टिबल होती है। मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, दोनों उसमें के लिए क्या है, सही है। ओके, तो इतना लिखो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, अगला पॉइंट देखो नोट का अगला पॉइंट है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर की होती है तो इनवर्स एग्जिस्ट भी हो सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो वो एग्जिस्ट कब होगा ये तो मैंने बता दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो वो एग्जिस्ट होगा और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्टिबल होंगे। एग्जिस्ट कब नहीं होगा ये मैं आगे बताऊंगा। बट स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो मैं अभी से बोल रहा हूँ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं। तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x2 है और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है ना। तो जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी के लिए इसका कॉलम हिस्ट्री वो चेक करोगे, है ना। तो ए बी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3x3, है ना। अब आप ए बी, चलो ए बी निकाल लिया, अब आप बी ए निकालोगे तो बी ए निकालोगे तो बी ए के लिए क्या आएगा, पहले बी लिखोगे तो बी कितना है 2x3 और ए लिखोगे तो 3x2, तो ये कितना आ जाएगा 2x2 आ जाएगा। तो क्या ए बी और बी ए दोनों सेम आएंगे, क्या नहीं आएंगे, जबकि इनवर्स के लिए तो ए बी और बी ए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो क्या देखो ना, मैंने क्या बोला था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए और दोनों आइडेंटिटी आना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3x3। यहाँ पे भी आइडेंटिटी आया तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2x3, फिर भी इक्वल नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ए बी करेंगे तो कुछ दूसरा ऑर्डर आएगा, बी ए करेंगे तो कुछ दूसरा ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर के रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। तो ए बी करेंगे तो दूसरा ऑर्डर आएगा, बी ए करेंगे दूसरा ऑर्डर आएगा, तो ए बी और बी इक्वल आएंगे नहीं, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, करता ही नहीं है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। आपको कभी भी इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमेशा 2x2 और 3x3 का ही मैट्रिक्स देगा। ओके, 4x4 अपने सिलेबस में नहीं है, तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा तो 2x2 और 3x3 का ही मैट्रिक्स देगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात यह करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 है हमारा, और पॉइंट नंबर 2 है इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B। मैंने आपको बताया बेटा, है ना, कि AB इज इक्वल टू I या B है। तो अगर AB इज इक्वल टू I है, B इज इक्वल टू I है, तो A इज द इन्वर्टिबल ऑफ B और B इज द इन्वर्टिबल ऑफ A। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो वो यही लिखा है कि अगर B A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स है। मतलब आप इसको A इनवर्स B भी लिख सकते हो और B इनवर्स A भी लिख सकते हो, है ना, दोनों पॉसिबल है ना, दोनों हम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पता है ना कि A इंटू A इनवर्स भी I होता है और A इनवर्स इंटू A भी I हो सकता है। अब यहाँ पे आप A भी रख के देखो, अगर यहाँ रखोगे ऐसे रखोगे तो ये इनवर्स है और इससे कंपेयर करोगे तो A इनवर्स है ना। तो अगर A B इज इक्वल टू I, इसका ये भी मतलब है कि B इनवर्स है A का या A इनवर्स है B का, दोनों सही है। ओके, तो ये नोट के पॉइंट है, इनको नोट कर लो। ओके, नोट के 2 पॉइंट देख लिए। थर्ड पॉइंट देखो, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट ये है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। मतलब अगर दो बच्चे ने एक क्वेश्चन को सोल्व किया और उस
क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तब दोनों का आंसर सेम, ऐसा नहीं है कि इसका इन्वर्स ही आ रहा है इसका इन्वर्स ही आ रहा है, ये नहीं, हमेशा इन्वर्स यूनिक आता है। आप तरीका कोई भी फॉलो करो, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे और अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के दो से तीन तरीके होते हैं। तो अगर आप 2 से 3 तरीके, कोई जैसे मान लो कि मैंने एक तरीका अप्लाई किया, इसने कुछ दूसरी प्रोसेस से अप्लाई किया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने, किसी तीसरे स्टूडेंट ने थर्ड प्रोसेस अप्लाई किया। आप प्रोसेस कोई भी अप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा एक आंसर आएगा और सेम आएगा, मतलब यूनिक आंसर आएगा। क्योंकि जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में भी एक तरीका सीखेंगे इन्वर्स निकालने का मैट्रिक्स का, यहाँ पे भी सीखेंगे। तरीका कोई भी हो, आपका आंसर हमेशा यूनिक आना चाहिए, ये एक बात आप ध्यान रखेंगे। तो यूनिकनेस ऑफ थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स यही है कि इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिक। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा यूनिक होगा। ओके, अब आपको मैं प्रूफ भी इसका बता देता हूँ। कभी एक मार्क्स से पूछा तो इसका प्रूफ आप ऐसे प्रूव करोगे कि आप मान लो कि इसके 2 इन्वर्स आए, अलग अलग 2 इन्वर्स आए, तो आप लिख दो कि लेट बी एंड सी बी 2 इन्वर्स ऑफ ए, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके 2 इन्वर्स आए, कौन कौन से आए, बी और सी। तो आप लिखोगे, अब बी और सी दोनों इन्वर्स है तो क्या लिखोगे, बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी और बी आइडेंटिटी के इक्वल आया होगा, तभी तो बी ए का इन्वर्स है। अब सी बी इन्वर्स है तो क्या लिखोगे, सी इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो सी इज द इन्वर्स ऑफ, सी अगर ए का इन्वर्स है तो ए सी और सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया होगा, तब ना ये इसका इन्वर्स रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सिर्फ बी लिखता हूँ। अब आपको पता है कि अगर ए में, अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है, ये आपको पता है पहले से। तो अगर मैं बी में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे बी ही मिलेगा। पर मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं आई की वैल्यू यहाँ से क्या रख दूँगा, ए सी रख दूँगा। तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ से ए सी रख दी। मैं आपको ये प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है ना। अगर हम 2 लेके चलेंगे फिर भी वो दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसी ले लीजिए, अब एसोसिएटिव लॉ से ये इसके इक्वल होता है, तो मतलब मैं इसको बी ए सी भी लिख सकता हूँ, और बी ए किसके इक्वल है, आई के, और आई इंटू सी क्या आ जाएगा, सी। मतलब बी लेके चले और फिर आपको सी मिल गया, मतलब बी और सी क्या है, इक्वल है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स आ रहे हैं वो भी इक्वल ही आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ इन्वर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो आपको बस यहाँ से इस पॉइंट नंबर 3 से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा यूनिक होगा। आप प्रोसेस कोई भी अप्लाई करो। ओके, पॉइंट नंबर 4 अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की है तो हम ए बी इन्वर्स को बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिख सकते हैं। आपको इसका प्रूफ बताने के लिए इसकी हेल्प लेनी होगी कि ए इंटू ए इन्वर्स हम आई ये जानते हैं। तो मैंने क्या किया कि ए बी एक मैट्रिक्स, ये पूरा एक मैट्रिक्स ले लिया, और ए बी इन्वर्स मैंने एक पूरा मैट्रिक्स ले लिया, और ये देखो इस पूरे में एक मैट्रिक्स मान लो, अगर इस मैट्रिक्स में इसकी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा आपको। हाँ, अब बेटा मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो आप जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहीं पे भी करो कि यहाँ पे कर दो, है ना। बट मैट्रिक्स में रूल होता है, 2 या तो प्री मल्टीप्लाई होता है या पोस्ट मल्टीप्लाई, तो आपको लिखना रहता है। अगर आप इधर प्री कर रहे हो, लेफ्ट साइड में प्री कर रहे हो तो राइट में भी प्री करोगे, लेफ्ट में पोस्ट कर रहे हो तो राइट में पोस्ट करोगे। ओके, तो अभी मैं कर रहा हूँ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो यहाँ ए इनवर्स लिखोगे, प्री मल्टीप्लाई मतलब सबसे पहले। ओके, और यहाँ प्री किया तो यहाँ पे भी प्री आएगा। ओके, अब इसको मैं एसोसिएटिव लॉ से खोलूँगा तो ए इनवर्स ए आ जाएगा, है ना, और यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए बी इनवर्स आ जाएगा। और आपको पता है कि आइडेंटिटी का किसी से मल्टीप्लाई होता है तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। आपको ये पता है क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू बी, और यहाँ पे ए बी इनवर्स, और यहाँ पे आई बी इंटू बी कितना होगा। फिर ये आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके, ये मिलेगा आपको। अब मैं फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ किसका, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। सो बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ए बी इनवर्स क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो ये प्रूव करना है। तो कभी एक मार्क्स से पूछे तो आपको ऐसे प्रूव करना है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई। जब हम और एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पोस्ट
हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे आया, पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे आता। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करना, अगर प्रूफ हो तो हम ऐसे करेंगे, बट आपको रिजल्ट तो हमेशा ध्यान रखना है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है। इनवर्स हमेशा यूनिक होता है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। ओके, इतना नोट कर लो। ओके बेटा, तो अभी तक हम ये सीख रहे थे कि इनवर्स में क्या क्या हम कर सकते हैं, यूनिक होता है और ऑल दैट, हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी। अब हम फाइनली लास्ट टॉपिक है और हम ये देख लेते हैं कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, ये हम सीख लेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे और सेशन को ओवर करेंगे। ओके, तो फाइनली हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए, अब हम फाइनली ये सीख लेते हैं कि इनवर्स को निकालना कैसे। इस चैप्टर में इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे। जब अगला चैप्टर 4 पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, तो उसमें और तरीके भी होते हैं इनवर्स के, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर में हमें जो इनवर्स निकालने का तरीका सीखना है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, और वो एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो रो हो सकता है या कॉलम हो सकता है। 1 बाय 1 दोनों की बात हम कर लेते हैं। अब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए, तो लिखा है इफ ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखो, अब आपको बार बार स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है, इनवर्स मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की तो बात ही नहीं होती है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो इफ ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना हो, और अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ए इज इक्वल टू आई ए लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए इज इक्वल टू आई ए एंड अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो आप बेटा उस पूरे क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए रो पर ही ऑपरेशन लगाएंगे, उसमें कॉलम का कहीं पे भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप उस पूरे क्वेश्चन में कॉलम पे ही ऑपरेशन लगाएंगे, रो पे नहीं लगाएंगे। बट वो क्वेश्चन में इन जनरली बोलता नहीं है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले लिखना होगा कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप जो लिखोगे उसकी अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन लगाएंगे। आपने रो लिखा तो रो पे ऑपरेशन, कॉलम लिखा तो कॉलम पे। तो अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो आपको ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है और अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन, आपको रो ऑपरेशन लगाना है और उस ए इज इक्वल टू आई ए को कन्वर्ट करना है आई इज इक्वल टू बी ए। तो अगर इस पॉइंट 1 को मैं समराइज करूं तो मैं ये बोलूं कि बेटा अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना हो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, तो मुझे अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो मैं ए इज इक्वल टू आई ए लिखूंगा, रो ऑपरेशन यूज करूंगा और इस ए मैट्रिक्स को कोशिश करूंगा कि ये आइडेंटिटी बन जाए, और वो जो ऑपरेशन में इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए लगाऊंगा वो सेम ऑपरेशन में आई पे भी लगाऊंगा, और इस ए को मैं पूरे क्वेश्चन में सेम चलने दूंगा। जब मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, ए सेम रहेगा, तो ये जो बी रहेगा ये मेरा इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब आई इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा, आप इस ए को इधर भेजो तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, क्योंकि इस ए को ऊपर ले जाओगे तो ये बी क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए। ओके, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। अगर आपको कॉलम ऑपरेशन का यूज करना है तो कैसे करेंगे? इफ वी विश टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन देन राइट ए इज इक्वल टू आई ए। अगर कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। अब कॉलम की बात है तो सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। देखो, अप्लाई सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इज इक्वल टू आई ए टिल वी गेट आई इज इक्वल टू ए बी। अगर आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो आप ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि इस ए को आई में कन्वर्ट कर दे, तो ये मैट्रिक्स बी आई कुछ किसी में चेंज हो जाएगा और ये ए सेम रहेगा। ये जो बी रहेगा ये किसका इनवर्स हो जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। देखो ना यहाँ से आई अपॉन ए इज इक्वल टू बी, यहाँ से भी इनवर्स क्या आ जाएगा? बी, और आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप कोई बच्चा अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा है, कोई बच्चा अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा है, बट इनवर्स उन दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि यूनिक आंसर रहता है इसका। ओके, तो इन दोनों पॉइंट से आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो ए इज इक्वल टू आई है, इस ए को हमें आई में चेंज करना है और आई को बी में। ये वैसे मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और कॉलम के लिए ही
अभी एक बात ध्यान रखना है कि रो एलिमेंट्री में हमको ये याद रखना है, कॉलम में याद रखना है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन तो रो के ही ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम में कॉलम ही ऑपरेशन लगाओगे, उसमें रो को मिक्स नहीं करोगे। ओके, अब एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि मैंने आपको ये तो सिखा दिया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैंने ये बोला था कि स्क्वायर में इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वो कब नहीं करेगा, जब अगर आप ये सोल्व करोगे और इस मैट्रिक्स में कहीं पे एक रो या दोनों रो जीरो आ जाएगी। अगर एलएचएस साइड सोल्व करते टाइम अगर एलएचएस साइड एक रो या दो रो या एक कॉलम या दोनों कॉलम अगर जीरो आ जाते हैं, उस कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लिखा है कि इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, अगर आप इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हो, रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों में से कोई एक यूज कर रहे हो और इन दोनों में से किसी में भी लगा रहे हो, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स ए के एलएचएस साइड में वन रो या उससे ज़्यादा रो पे सारे एलिमेंट जीरो मिल जाते हैं, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप इसमें ऑपरेशन लगाओ